गुड आफ्टरनून बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। कल हमने किया था अरस्तु का दास्ता संबंधी जो उसके विचार थे वो हमने किए थे। कल हमने उसकी आलोचना कर ली थी। तो जो अरस्तु का तो जो हमारा दास्ता संबंधी जो विचार थे वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम कर रहे हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। क्या ले रहे हैं हम? उसके अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार हम ले रहे हैं। तो अरस्तु ने इसके बारे में क्या कहा है? जो मनुष्य न्याय प्रशासन और प्रशासन पदाधिकार में भागीदार है वही नागरिक है। ठीक है, जो नागरिक न्याय प्रशासन और प्रशासन पदाधिकार में भागीदार है वही नागरिक है। देखिएगा कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिक्स की जो तीसरी पुस्तक है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण के साथ साथ नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। इस पर माइलवेन ने लिखा है, अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के समस्त भागों में पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में उल्लेखित समस्त नागरिक संबंधों विषयक सामान्य सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुछ अर्थों में अत्यंत स्थायी भी है। ठीक है, पॉलिटिक्स की जो पहली पुस्तक में राज्य की परिभाषा करते हुए अरस्तु ने उसे समुदायों का समुदाय कहा है, किंतु तीसरी पुस्तक में वह घोषणा करता है कि राज्य है वो स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य नागरिक के मेल से निर्मित समुदाय है। अरस्तु का ये महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि इस विचार के साथ ही वह अपना ध्यान उस मूलभूत इकाई मतलब व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है जो राज्य के निर्माण के वाले तत्वों में प्रमुखतम है। अब हम लेते हैं नागरिकता के स्वरूप और उसने क्या नागरिकता की परिभाषा दी है वो हम देखते हैं। नागरिकता का स्वरूप और उसकी परिभाषा है। देखिएगा, नागरिकता के संबंध में जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि यदि कोई लोकतंत्र में नागरिक है तो वो गुटबंद में उसे प्राय नागरिकता का दर्जा नहीं होगा। अर्थात अरस्तु इस मत का प्रतिपादित करता है कि विभिन्न राज्यों में नागरिकता शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में लिया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि जो अरस्तु है वो वहाँ के रहने वाले हर किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं कहता है। नागरिकता के शब्द जो प्रयोग कर रहा है उसके विभिन्न अर्थ हैं। कैसे कि किसी अर्थ में निवासी होने से उसका नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कि अगर वो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नागरिक होगा। और भी बहुत से नागरिकता के संबंध में इसने अर्थ लिए हैं, वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ली है। कि अरस्तु ऐसा नहीं है कि वो अगर व्यक्ति वहाँ पर राज्य में रह रहा है तो वो उसका नागरिक होगा। अरस्तु ने नागरिकता के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसका हम अध्ययन करते हैं कि अरस्तु इस मत का प्रतिपादित करता है कि राज्य का निवासी होकर भी कतिपय परिस्थितियों और कारणों से व्यक्ति राज्य का नहीं होगा। उसके अनुसार उसने क्या चीज़ें बताई है ये हम देखते हैं। देखिएगा, नागरिकता किसी विशेष राज्य या स्थान के निवास से नहीं मिलेगी। यदि ऐसा होता तो किसी राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी और दास भी उसे नागरिक समझे जाते। ठीक है,
फिर दूसरी चीज़ हम क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये हम कह रहे हैं, पहला हमने देखा, दूसरे में क्या कह रहा है, इसी प्रकार कानूनी अधिकार प्राप्त होने से किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता। न्यायालय में अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने के लिए कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि संधि के द्वारा भी विदेशों को उक्त अधिकार दिए जा सकते हैं। तीसरा है, नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में ठीक हो सकते हैं, किंतु नए राज्य के आरंभिक नागरिकों पर लागू नहीं हो सकते। फिर फोर्थ पॉइंट है कि राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट है, उन बच्चों को जिनका नाम अल्पायु के कारण नागरिकता की सूची में शामिल नहीं हुआ है, अल्पायु के कारण जिनका नाम नागरिक सूची में शामिल नहीं हुआ, उन बूढ़ों को जो नागरिक के कर्तव्य से मुक्त कर दिए गए हैं, नागरिक नहीं माना जाएगा। 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट क्या है, उस व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता जिसे राज्य द्वारा केवल सम्मान के लिए नागरिक बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे को भी नहीं माना जाएगा। 7 पॉइंट आता है, इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिसके माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं और जिसने उस राज्य में जन्म लिया है, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारित करने के लिए किसी सिद्धांत का निर्धारित नहीं करते। ऐसी स्थिति में प्रश्न होगा कि उसके माता पिता नागरिक कैसे बने। ठीक है, तो ये अरस्तु के दिए गए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम उनको नागरिक नहीं कह सकते। देखिएगा, कौन नागरिक होगा उस देश का, उस राज्य का, इसके संबंध में अरस्तु ने बताया है। ये बात उसने मेन कही है कि एक व्यक्ति जो न्याय अथवा राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेगा वही नागरिक होगा। ठीक है, कि जो न्याय और राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्य में भाग लेगा वही नागरिक होगा। न्याय के क्षेत्र में जो व्यक्ति न्यायाधीश अथवा जूरर कार्यों में भाग ले वह नागरिक है, अथवा जो व्यक्ति राज्य की साधारण सभा का सदस्य होने के नाते राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक होगा। ठीक है, तो अतः उसने नागरिक किन किन लोगों को कहा है। देखिए, इसमें इसने दो लोगों को लिया है। इसने लिया है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है वो नागरिक है। दूसरा, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेगा वो नागरिक है। ठीक है, तो अब देखिएगा, संक्षेप में इसने अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचारों को बताया है। क्या बताया है उसने? अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचारों से नागरिकों की निम्नलिखित योग्यता उभार कर सामने आती है। क्या चीज़ है? शासन करने और शासित होने की क्षमता हो। ठीक है, दूसरा है कि भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। दूसरा कौन सा है? भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। तीसरा आता है कि कारीगर और मजदूर ना हो। फिर फोर्थ आता है स्त्री ना हो।
और फोर्थ आता है वयस्क हो। ये उसने संक्षेप में इसकी जानकारी दी है। अब हम देखते हैं कि उसने नागरिकता के गुण क्या क्या बताए हैं। नागरिकता के गुण, क्या श्रेष्ठ नागरिक में भी वही सद्गुण होने चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य में होने चाहिए, या कुछ और? परंतु यह चर्चा आरंभ करने से पहले हमें नागरिकों के लिए उपयुक्त गुण के बारे में सामान्य धारणा अवश्य बना लेनी चाहिए। देखिए, अरस्तु के नागरिकता के गुण को स्पष्ट करने के लिए एक नाविक उदाहरण देता है। वो नाविक की तरह नागरिक भी समुदाय का सदस्य होता है। नागरिकों के तो तरह तरह के कार्य होते हैं। नाविक के तो तरह तरह के कार्य होते हैं, जिसमें एक चक्कू चलाने वाला, दूसरा चालक, तीसरा निरीक्षक, चौथा कुछ और होता है। या प्रत्येक के कौशल या सद्गुण की परिभाषा केवल उसी के कार्यों से संबंधित होती है, परंतु साथ ही एक सामान्य परिभाषा भी उस सब पर लागू होती है। उन सबका एक सामान्य उद्देश्य होता है, वह है नौका चलाने की सुरक्षा। इसी तरह नागरिक में फर्क होता है, परंतु समुदाय का उद्धार उन सबका सामान्य ध्येय है। मतलब कुछ भी उसके उद्देश्य हों, लेकिन सामान्य उद्देश्य क्या है कि सबका ध्यान रखना, सबका हित करना। एक यह समुदाय संविधान है, अतः नागरिक का सद्गुण उस संविधान से जुड़ा होना चाहिए जिसका वह सदस्य है। फिर यदि शासन प्रणाली भिन्न भिन्न होती है तो यह जाहिर है कि अच्छे नागरिक का कोई एक ही ऐसा सद्गुण नहीं होता जो पूर्ण सद्गुण हो, परंतु श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहेंगे जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुण से संपन्न होता है। तो ये थे हमारे जो हमने चर्चा की है आज नागरिकता के संबंध में अरस्तु के